नमस्कार, कार्यक्रम मुद्दा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रविंद्र सिंह। लखनऊ में 16 साल के नाबालिग ने अपनी मां को 6 गोलियां मारी। मां की खता सिर्फ इतनी थी कि वो पबजी खेलने से रोकती थी। इसी साल 22 अप्रैल को रायगढ़ में 19 साल के दुर्गा प्रसाद ने फांसी लगा ली। वजह सिर्फ इतनी कि घरवाले पबजी खेलने से रोकते थे। पिछले साल महाराष्ट्र के जामनेर की नम्रता खोड़के, 2020 में मथुरा का पीयू शर्मा, 2019 में हैदराबाद का एक छात्र सुसाइड करने वालों के नाम और शहर बदलते रहे, लेकिन वजह रही पबजी। आज हम बात करेंगे कि कैसे नशे से भी बुरी है हिंसक वीडियो की गेम की लत। हमारे घर के मासूम बच्चों को कैसे वीडियो गेम हिंसक बना रहे हैं। एक रिसर्च के मुताबिक जो बच्चे गन वायलेंस वाले वीडियो गेम देखते या खेलते हैं, उनमें गन को पकड़ने और उसका ट्रिगर दबाने की ज्यादा इच्छा होती है। WHO ने इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज के लेटेस्ट एडिशन में इसे बीमारी यानी गेमिंग डिसऑर्डर के रूप में क्लासिफाई किया है। कोपेनहेगन यूनिवर्सिटी में मनोवैज्ञानिक रून नील्सन के मुताबिक जिस तरह कोई व्यक्ति बरसों तक निकोटीन या मार्फिन जैसी चीजों का इस्तेमाल करने पर इनका आदी हो जाता है, इसी आधार पर ऑनलाइन गेम्स को भी व्यसन माना जा गया है, यानी एडिक्शन माना गया। अन्य व्यसनों की तरह गेमिंग डिसऑर्डर से ग्रस्त लोग इसी पर दांव लगाते रहते हैं, भले ही उनकी जिंदगी के बाकी पहलू बर्बाद क्यों ना हो रहे हों। ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2010 से 2020 के बीच भारत में ऑनलाइन गेम खेलने वालों की संख्या में 22 गुना की बढ़ोतरी हुई है, जो कि एक चिंता का विषय है। फिलहाल इनकी संख्या करीब 43 करोड़ है। 2025 तक इसके 65 करोड़ तक बढ़ने की उम्मीद है। इंटरनेट और मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में 40% हार्डकोर गेमर्स हर महीने एवरेज 230 रुपए खर्च कर रहे हैं। फिलहाल ऑनलाइन गेमिंग का रेवेन्यू 13,600 करोड़ रुपए है, जिसके 2025 तक 20,000 करोड़ पहुंचने की संभावना है। दरअसल गेमिंग एडिक्शन बढ़ते बच्चों के विकास के लिए बहुत बड़ी बाधा है। वे गेम्स के अलग अलग लेवल पार करने को अपनी अचीवमेंट मानते हैं। बच्चों की हिंसक गेमिंग की लत से छुटकारा दिलाने के लिए मनोवैज्ञानिकों का सुझाव है कि बच्चों को इस बात का एहसास कराइए कि ये लत नुकसानदेह है। पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ ज्यादा समय बिताएं, उनके साथ खेलें, उनकी बातों को समझें। गेमिंग गैजेट्स और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण सोने वाले कमरे में रखने की बजाय किसी अन्य कमरे में रखें। अगर लत पर काबू पाना मुश्किल लग रहा है तो इसे थेरेपी के जरिए दूर किया जा सकता है। आपको बता दें कि सरकार ने 3 सितंबर 2020 को 59 ऐप्स के साथ पबजी पर भी बैन लगाया था। सरकार ने कहा कि ये ऐप्स ऐसी गतिविधियों में जुटे थे जिसका असर देश की संप्रभुता, अखंडता और सुरक्षा पर पड़ रहा है। हालांकि बैन होने के बावजूद भारत में पबजी की APK फाइल को डाउनलोड करके जुगाड़ से खेला जा रहा है। जुगाड़ के देश में जुगाड़ से खेला जा रहा है, यानी हर चीज की जुगाड़ है। फिलहाल भारत में हिंसक ऑनलाइन गेमिंग को रेगुलेट करने के लिए कोई स्पेसिफिक कानून नहीं है। बैटिंग और गैम्बलिंग राज्य के विषय हैं, लेकिन जिस पर अलग अलग राज्य में अलग अलग नियम लागू होते हैं। ऑनलाइन गैम्बलिंग और गेमों में अश्लीलता पर तो कुछ राज्यों में कानून हैं भी, लेकिन ऑनलाइन गेमिंग और उनकी हिंसक प्रवृत्ति पर साफ तौर पर कोई कानून नजर नहीं आता। हिंसक ऑनलाइन की इस गेमिंग पर, इस लत को लेकर हमें समझना होगा कि जिस तरह की लत बच्चों में बढ़ रही है, वो लत कितना नुकसान पहुंचाएगी, ये देखने वाली बात है। और आखिर इस तरह की लत की हम बात करेंगे तो फिर बच्चों पर क्या असर पड़ेगा। हिंसक ऑनलाइन गेमिंग की इस लत पर मानव व्यवहार और संबद्ध विज्ञान संस्थान के पूर्व निदेशक डॉक्टर निमेश देसाई का क्या कहना है, उसको सुनते हैं, फिर हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। जो कुछ बच्चे यंग एज में 4, 5, 6, 10 साल की उम्र में अगर हिंसा की वृत्ति दिखाते हैं और ये इंडिकेटर्स मिल जाते हैं, अगर बच्चा घर के पेट्स के साथ, सड़क के कुत्तों के साथ, एक दूसरे के साथ
बच्चों के साथ अगर बहुत वायलेंस प्रोन बिहेवियर दिखाता है और हिंसात्मक प्रवृत्ति दिखाता है तो उनको मॉनिटर अलग करना पड़ेगा, क्योंकि उसमें संभव है कि साइकोपैथी या जुवेनाइल क्रिमिनल प्रॉब्लम्स हो। तो इस चर्चा में दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं, क्योंकि बच्चों में इस तरह की हिंसक प्रवृत्ति बढ़ रही है, मामले बढ़ रहे हैं, गेम को लेकर लत बढ़ रही है। ये वो चीज़ें हैं जो किसी भी परिवार के लिए तो चिंता का विषय है ही, साथ ही नई जनरेशन को खोखला करती जा रही हैं इस तरह की आदतें। क्यों पड़ रही हैं इस तरह की आदतें, वजह क्या है उसके पीछे, क्या ये गेम इतने खतरनाक हैं, तो इसको बैन करने के लिए सरकारों ने अब तक क्या क्या कदम उठाए हैं, इन सारी बातों को हम समझने की कोशिश करेंगे अपने खास मेहमानों से। दो खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। मनीषा सिंघल साइकोलॉजिस्ट हैं, नचिकेत याग्निक स्पोर्ट्स एंड गेमिंग लॉयर हैं। आप दोनों खास मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। मनीषा जी, आपसे शुरुआत करना चाहेंगे, क्योंकि ये प्रवृत्ति जिस तरह से बढ़ रही है, इसके पीछे की वजह आप क्या मानती हैं, क्या इसमें सुधार किया जा सकता है? देखिए, बच्चों में आजकल एंजाइटी काफी है, डिप्रेशन काफी है, स्ट्रेस भी है बिकॉज ऑफ कंपटीशन। बट स्कूल में हर जगह जगह कंपैरिजन रहता ही है, और कहीं ना कहीं एक ADHD ट्रेट भी रिस्पॉन्सिबल है। जो भी बच्चे ये गेम खेलते हैं तो उसमें उनके घर का एनवायरनमेंट कैसा है, ये एक महत्वपूर्ण पॉइंट है जो समझना चाहिए। और इसमें जो बच्चों में इस तरह की चीजें या इमोशंस सेटिस्फाई नहीं हो पाते हैं, तो वो ये गेम्स खेलते हैं जिसमें डोपामिन रिलीज होता है। डोपामिन रिलीज से आप एक सेटिस्फेक्शन, प्लेजर, हैप्पीनेस वाली फीलिंग होती है, और उससे कहीं ना कहीं एग्रेशन भी ट्रिगर होता है, जिसकी वजह से ये वायलेंस इतने ज्यादा बढ़ रही है। सुसाइडल थॉट्स वो एक रीजन भी है जी। लेकिन उनके इंटरपर्सनल स्ट्रगल्स। जी जी हाँ जी, बिल्कुल। तो ये एक विषय है। नचिकेत याग्निक जी, आपसे समझना चाहेंगे, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं गेम्स को लेकर। पहले के गेम जो होते थे उसमें कार रेस होती थी, या बच्चों के मानसिकता को और सारी चीज़ों को समझते हुए कि क्या माइंड है उनका, उस माइंडसेट के हिसाब से गेम तैयार किए जाते हैं। लेकिन ये जिस तरह से गेम में अब बदलाव आ रहे हैं, इनको लेकर क्या कहना चाहेंगे? सर, मैं गेम्स के टाइप पे तो मैं कमेंट नहीं कर सकता, बिकॉज दैट इज ऑब्वियसली जो गेमिंग डेवलपर्स होते हैं वो उनका अपना टारगेट ऑडियंस होता है हर एक गेम के लिए। तो उस हिसाब से अभी ट्रेंड ये है कि ज्यादा फर्स्ट पर्सन शूटर गेम जैसे PUBG हो गया, कॉल ऑफ ड्यूटी हो गया, वैलोरेंट हो गया, दीज आर ऑल गेम्स विच आर इमेंसली पॉपुलर अमंग्स किड्स। लार्जली 13+ उनकी एज का लिमिट रखा गया है कि किड्स बिलो 13 कैन नॉट बी प्लेइंग सच गेम्स। पर अभी के एंड दैट्स हाउ इट्स गोइंग ऑन राइट नाउ। एंड लाइक यू सेड, आपने जैसे पहले भी बताया कि अभी इंडिया में वायलेंट गेम्स को कंट्रोल करने के लिए कोई लॉ नहीं है, एंड दैट इज सम उस पे काम होना चाहिए। यानी इन चीजों पर भी देखना पड़ेगा कि अगर बच्चे गेम खेल रहे हैं तो किस तरह का वो गेम है, इसको लेकर सरकारों को भी सचेत रहना होगा, प्रशासन को भी सचेत रहना होगा। क्या लगता है कि नियम बनाने से इस तरह के जो हिंसक प्रवृत्ति है या इस तरह के जो गेम्स बनाए जाते हैं उनको रोका जा सकता है? इतना आसान होगा? सिर्फ नियम बनाने से नहीं होगा। आई थिंक दो तरफा काम होगा। एक तरफ से नियम भी बनने चाहिए जिससे ये गेम्स रेगुलेट हो सके, ताकि बच्चे जो है वो ज्यादा वायलेंस से एक्सपोज ना हो। एंड सेकेंडली, पेरेंट्स को भी ज्यादा अवेयरनेस बढ़ानी चाहिए हमें, ताकि वो भी समझ सके कि किस तरह की प्रवृत्ति। सॉरी जी, बोलिए, आपको सुन रहे हैं। हाँ, ताकि पेरेंट्स को भी पता चलना चाहिए कि किस तरह की प्रवृत्ति में अपने बच्चे वो इन्वॉल्व हो रहे हैं। सो आई थिंक दो तरफा काम होना चाहिए। एंड देयर आर ऑब्वियसली रिस्पॉन्सिबल गेमिंग गाइडलाइंस जो ऑलमोस्ट सारे गेमिंग ऑपरेटर्स रखते हैं, ताकि जब उनको पता चले, जब अगर कोई यूजर को भी लगे कि वो बहुत ज्यादा खेल रहा है, तो दे कैन एंटर सच प्रोटोकॉल। देयर आर प्रोटोकॉल्स इन प्लेस जहां से
उनकी बातें करवाई जाती है, उनके दे गेट काउंसिल कि तुम्हें ये कम खेलना चाहिए या तुम्हें ये नियमित तौर पे खेलना चाहिए। ठीक, मनीषा जी, ये obviously नचिकेत जी ने जो बात की कि दो तरफा काम होना चाहिए, यानी पेरेंटिंग की तरफ भी वो ध्यान थोड़ा दिलाना चाहते हैं, लेकिन ऐसे पेरेंट क्या करें जो जब दोनों लोग जॉब कर रहे हों और घर पर कोई ना हो। बहुत सारे पेरेंट्स तो ऐसे हैं जो बच्चों को कभी क्रच में छोड़कर जाते हैं या किसी पड़ोस में छोड़ के जाते हैं, तो क्या उनको सुझाव देना चाहेंगे, कैसे रोका जा सकता है इन चीजों? देखिए, काम जरूरी है लेकिन बच्चे बहुत ज्यादा जरूरी हैं। स्पेशली उनकी जो टेंडर एज होती है, इनिशियल ईयर्स हैं, उसमें एक पेरेंट एटलीस्ट उनके साथ होना चाहिए। और अगर इतना अनअवॉइडेबल है कि काम वो नहीं छोड़ सकते हैं तो कोई एक ट्रस्ट वर्दी केयर गिवर उनके साथ होना चाहिए। और इसमें बच्चों का पेरेंट्स या उनकी जो केयर गिवर हैं उनके साथ टाइम, किस तरह का टाइम वो स्पेंड कर रहे हैं, बहुत मैटर करता है ये सब चीजें। बिल्कुल, तो वहीं से चीज़ें शुरू हो जाती हैं। उसके बाद धीरे धीरे बच्चे को क्या लगता है कि अकेलापन जब महसूस होने लगता है तो वो उसका जो डाइवर्जन है वो गेम की तरफ हो जाता है। दूसरी तरफ हम क्या इसको ये भी माने कि अब काल्पनिक दुनिया में बच्चे इन गेमों के जरिए ज़्यादा रहने लगे, स्टेडियम खत्म होते जा रहे हैं, उस तरह से जैसे हमारे लिए ग्राउंड होते थे वहाँ बच्चे खेलने नहीं जा पा रहे हैं, लोगों के साथ इन्वॉल्व नहीं हो पा रहे हैं, अपने बराबर के बच्चों के साथ वो अपना समय नहीं बिता पा रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं इसका कारण ये भी है कि इस तरह की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है। बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ा रीजन है। पेरेंट्स के पास टाइम नहीं है आजकल। मोस्टली एक बच्चा होता है पेरेंट्स का और उसको कोई कंपनी नहीं है। और स्कूल में जिस भी तरह की एंजाइटी, बुलिंग एंड कंपटीशन, उसकी वजह से बच्चे एक कंफर्ट जोन में जाना चाहते हैं और वही सब चीजें चाहते हैं जो वो एक्चुअल रियल वर्ल्ड में नहीं कर पा रहे हैं। वो उन्हें उस इमेजिनरी वर्ल्ड में उन्हें सब कुछ मिल जाता है। और ये एक बहुत बड़ा रीजन है जिस वजह से बच्चों का जो रुझाव है, जो झुकाव है उनका, वो इन गेम्स की तरफ होता जा रहा है। और डोपामिन रिलीज, आई हैव ऑलरेडी मेंशन, वो एक प्लेजर हार्मोन होता है, फील हैप्पी हार्मोन होता है। तो उससे उन्हें कहीं ना कहीं एक सेटिस्फेक्शन आता है। उनका जो हाइपर एक्टिविटी वाला जो ट्रेट है वो भी कहीं ना कहीं सेटिस्फाई होता है। फिर ये गेम्स इस तरह से डिजाइन किए हुए होते हैं जिसमें उनको डिफरेंट लेवल्स होते हैं, रिवॉर्ड्स मिलते हैं और वो एक अचीवमेंट की उनको फीलिंग आती है, लेकिन उन्हें ये नहीं समझ आता कि वो किस डायरेक्शन में चलते जा रहे हैं। चलिए, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे सवाल और बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो पेरेंटिंग के तौर पर भी समझनी होगी और शासन प्रशासन को भी इन बातों को समझना हो कि अगर इस तरह से जनरेशन को खोखला करते हुए ये गेम नज़र आ रहे हैं और हिंसक प्रवृत्ति बच्चों में अगर बढ़ती जा रही है तो कहीं ना कहीं ये मामला बहुत गंभीर होता जाता है। और इसकी गंभीरता को इस तरह भी समझना चाहिए कि जब एक बच्चा अपनी माँ को गोली मार देता है, इस तरह के मामले राजस्थान से लेकर तमाम इलाकों से आ चुके हैं। को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर बच्चों की मानसिक स्थिति ऐसी क्यों हो रही है कि वो हत्या करने पर मजबूर होने लगे हैं, क्या वजह है इनकी और क्या कारण है, क्या निवारण है, किस तरह से इन चीज़ों को रोका जा सकता है। खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। नचिकेत जी, आपके पास आना चाहेंगे क्योंकि बहुत सारे कानून बनाए हैं कई देशों ने। अगर हम बात करें वेनेजुएला ने तो 2009 में वीडियो गेम्स बनाने, बेचने और इस्तेमाल करने पर रोक लगाई जा चुकी है। ब्राज़ील की बात करें तो बहुत ज़्यादा हिंसा वाले गेम को बंद कर दिया गया है। चीन की बात करें 18 साल से कम उम्र वालों को सुबह 8 से रात 9 बजे के बीच शुक्रवार, शनिवार, रविवार सार्वजनिक, यानी कहीं ना कहीं कोई ना कोई नियम बनाया गया है। हमारे देश में अब तक कोई नियम नहीं है। क्या लगता है कि अब जिस तरह से परिणाम आ रहे हैं, जिस तरह की चीज़ें आ रही हैं, जिस तरह के आंकड़े बढ़ रहे हैं, उससे अब इसकी आवश्यकता हो गई? हालांकि एक प्रयास ज़रूर हुआ था पबजी को लेकर 2020 में सितंबर में, जब पबजी पर बैन लगाया गया था, लेकिन दिक्कतें तब आ जाती हैं जब इसकी APK फाइल डाउनलोड करके उसकी जुगाड़ कर ली जाती है। इसको कैसे रोका जा सकता है? सर, मैं नहीं मानता कि बैन करने से ये प्रॉब्लम हट सकता है, क्योंकि जैसे आपने बोला कि APK फाइल्स आर वेरी इजीली अवेलेबल, जो डाउनलोड करके बाद में प्लेयर्स यूज कर सकते हैं और खेल सकते हैं। तो इसमें आई थिंक एक प्रॉपर लॉ आना चाहिए विच वुड हेल्प रेगुलेट द एंटायर गेमिंग इंडस्ट्री इन जनरल। लाइक जैसे आपने बोला कि ये ऑनलाइन गेम्स जो वायलेंस, जिसमें वायलेंस है ना, ऐसा नहीं हो सकता कि कोई गेम में वायलेंस जरा भी नहीं हो सकता, बट द डिग्री ऑफ सच वायलेंस कैन ऑब्वियसली बी
रेगुलेटेड और इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स के साथ कंसल्टेशन में एक प्रॉपर सिस्टमैटिक लॉ आना चाहिए। तो कानून सर And- क्या कहता है, किस तरह से इन बच्चों का जो कानूनी रूप से ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए, क्योंकि एक लत का शिकार हो गए और उसके बाद इस तरह की दिक्कतें आई, तो कानून में क्या है, क्या इनका ट्रीटमेंट होना चाहिए, किस तरह से इनको डील किया जाना चाहिए? सर इसमें सर आप देखिए तो अगेन जैसे जो लास्ट लेटेस्ट केस हुआ है उसमें भी बच्चा नाबालिग है तो बाय लॉ तो दे विल बी ट्रीटेड एज जुवेनाइल, पर आई थिंक मोर देन लॉ आई थिंक दे ऑल्सो नीड टू बी ट्रीटेड एज पीपल सफरिंग फ्रॉम एडिक्टिव गेमिंग डिसऑर्डर्स। जी, और वहां पे आई थिंक पेरेंटिंग एंड साइकेट्री विल हेल्प इन सॉर्ट ऑफ ये जो प्रॉब्लम है वो सिर्फ वो मैं ये भी नहीं बोलूंगा कि ये बहुत वाइड स्प्रेड नहीं है, बट जो मात्रा है इन टर्म्स ऑफ इट ट्रांसलेटिंग इनटू रियल लाइफ वो अभी तक तो कम हुआ है, पर बढ़ रहा है, ऑब्वियसली बढ़ रहा है, पर आई थिंक अर्ली इंडिकेटर्स जितनी जल्दी अगर आइडेंटिफाई हो सकते हैं जी, तो आई थिंक इट्स मोर अबाउट प्रिवेंशन rather than curing it after it's happened. लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसे भी आती हैं नचिकेत जी कि जो एक एज डिफरेंस होता है बच्चों का, वो इस गेम के ज़रिए ख़त्म होता जा रहा है। छोटे छोटे बच्चे 8 साल 10 साल 12 साल के बच्चे बड़े बड़े बच्चों के साथ खेल रहे हैं और उनको लत इस तरह से लगवाई जाती है कि थोड़े दिन खेलते हैं, उसके बाद फिर पैसे की लत लगती है कि आपको इस गन को ख़रीदना है या इसकी स्किन लेयर आपको ये चाहिए तो उसके लिए आप इतने रुपए दे सकते हैं। तो क्या लगता है कि ये जो पैसा कमाने की प्रवृत्ति कम उम्र से शुरू हो जाती है, इसका कारण भी हो सकता है हिंसक होने के लिए? सर इसमें सर अगर आप देखो तो बाहर के देशों में भी गेमिंग इंडस्ट्री बहुत ही अलग है जैसे इंडिया में है। जी, इंडिया में भी देर लाइक पहले नाउ देर आर गेमिंग टीम्स, स्क्वाड्स होते हैं जो एकदम जो अच्छा खेलने वाले लोग होते हैं वो वर्ल्ड टूर्नामेंट्स में पार्टिसिपेट करते हैं और छोटे छोटे बच्चे या 15-16 साल के बच्चे ओवरऑल पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं और अच्छे से खेल रहे होते हैं और अच्छा पैसा भी जीत रहे होते हैं। जी, सो दैट इन टर्म्स ऑफ अ करियर गेमिंग इज ऑल्सो स्लोली बिकमिंग एन ऑप्शन। जी, इट्स नॉट द फर्स्ट ऑप्शन, इट्स नॉट द सेकेंड ऑप्शन, बट इट्स एन ऑप्शन। इंडिया में अभी तक उस हद तक हुआ नहीं है, बट अभी आगे देखोगे तो अभी अपकमिंग एशियन गेम्स में भी ई स्पोर्ट्स करके अलग से मेडल कैटेगरी है। सो इट इज ऑब्वियस कि सरकार भी इसको अलग स्फीयर में मानती है एंड गेमिंग इम्पोर्टेंट भी है। आई एम नॉट सेइंग कि गेमिंग एकदम गंदा है। गेमिंग इन मॉडरेशन हैज ऑल्सो बीन नोन टू सॉर्ट ऑफ हेल्प किड्स एनहांस देयर स्किल्स, मतलब उनकी जो नेविगेशन स्किल्स होती है या उनकी जो रूडिमेंट्री स्किल्स होती है सारी एनहांस होती है गेमिंग से, पर ऑब्वियसली ये मॉडरेशन में ही अच्छा है, ज्यादा करने पे तो कोई भी चीज बुरी ही होती है। जी, बिल्कुल। मनीषा जी, सार्थक प्रयास क्या हो सकते हैं इसके कि इस तरह की चीज़ें रुकें, और कानून क्या होने चाहिए, किस तरह के होने चाहिए जिसमें बच्चों की जो मनोदशा है उसका भी ध्यान रखा जाना चाहिए? यहाँ पे मैं एक चीज जरूर बोलूंगी जो किस तरह का ट्रीटमेंट होना चाहिए? जी, बिल्कुल, जो कुछ मूवीज हैं, कुछ सीरीज डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे चल रही हैं, उसमें भी कुछ इस तरह की स्टोरी बेस्ड सीरीज आने लगी हैं जिससे बच्चे इन्फ्लुएंस होते हैं कहीं ना कहीं, और उससे अगर वही चीज अगर उन्हें किसी विजुअल वर्ड में मिल रही है तो वो उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं, और स्पेशली तब जब उन्हें रियल वर्ल्ड में कोई अचीवमेंट्स नहीं मिल रहे हैं, कोई मोटिवेशन एनकरेजमेंट नहीं मिल रहा है, और यहाँ पे उन्हें वो सब कुछ मिल रहा है। तो उसके लिए हम शुरू से, जैसे अभी मिस्टर नचिकेत ने कहा कि हम पहले प्रिवेंशन पे अगर हम ध्यान दें तो बेटर होगा, कि अगर जो चीज़ हो जाती है उसके बाद फिर हम सोचें कि अब क्या करें। तो उसके लिए बच्चों को जो फिजिकल एक्टिविटीज़ हो गई या जो भी घर में फैमिली मेंबर्स हैं साथ में बैठना, इस तरह का टाइम, या अगर हम कुछ उन्हें जैसे चैंपियनशिप हो गया या कुछ टूर्नामेंट्स हो गए उस तरफ हम उन्हें थोड़ा सा डाइवर्ट करें, और साथ में बैठ के जितना हम बच्चे के करीब जा सकते हैं
उसको समझ सकते हैं, जैसे ही अर्ली साइंस आ रहे हैं, तो उसी समय हमें थोड़ा सा जग जाना चाहिए जी। और हमें थोड़ा सा काम को और बाकी चीज़ों को बैक सीट पे डाल के अपने बच्चे को फर्स्ट प्रेफरेंस देना चाहिए। ये सारी चीज़ें हैं। बाकी टीचर्स के साथ इंटरेक्शन की, बच्चा कितना क्लासेस रेगुलरली अटेंड कर रहा है या नहीं कर रहा है, कितना स्पोर्ट्स या और अदर रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ में वो एक्टिव है, या अगर इन सब चीज़ों में भी नहीं है तो एक्चुअली बच्चा चाहता क्या है, उसकी साइकी क्या है, क्या चीज़ उसको अच्छी लगती है। ये सब चीज़ें हम केवल तभी जान सकते हैं जब हम। लेकिन मनीषा जी, क्या हम थोड़ा ये सा भी time मानेंगे spend कि करेंगे। चूंकि जो शिक्षा में बदलाव आए हैं कोविड के बाद, जिस तरह से हर बच्चे के हाथ में मोबाइल पहुंच गया है और इस तरह के गेम्स को डाउनलोड करने के लिए भी महंगे मोबाइल्स की ज़रूरत पड़ती है, तो क्या एक वजह हम ये भी माने कि बच्चों को ज़्यादा महंगे मोबाइल नहीं देने चाहिए? हाँ, एक लिमिट तक, एक एज लिमिट होती है सर्टेनली, कि तब तक हमें थोड़ा सा मोबाइल केवल कनेक्टिविटी के लिए है, फ़ोन कॉलिंग के लिए है तो अच्छा है, लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम अगर बच्चा स्क्रीन के सामने स्पेंड कर रहा है तो सर्टेनली हमको थोड़ा ध्यान देना चाहिए। लेकिन इसके साथ अगर हम शुरू से ही थोड़ा वैल्यू सिस्टम पे ज़्यादा ध्यान दें कि कितना सही और गलत के बीच में हम बच्चे को डिफरेंस बता पा रहे हैं, वो भी एक हेल्दी वे में, एक अच्छे कम्युनिकेशन के साथ, तो शायद वो बेटर होगा। जी, तो बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे मुद्दे, बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो बच्चों से जुड़ी होती हैं और यहाँ पर ये समझना ज़रूर हो जाता कि अब इस तरह के गेम्स अगर हिंसक प्रवृत्ति ला रहे हैं बच्चों में तो कोई ना कोई कानून बनना चाहिए। घटनाएं उतनी तादाद में भले ही ना बढ़ रही हों, लेकिन एनसीआरबी के जो आंकड़े बता रहे हैं वो अगर ये कह रहे हैं कि अगर हफ्ते में 3 घटनाएं ऐसी हो रही हैं तो निश्चित तौर पर अब समय आ गया कि जब इस तरह के गेम्स पर रोक लगाई जानी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों खास मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो पेरेंटिंग को लेकर भी बात आ रही है कि पेरेंट्स को अपने बच्चों पर ज़रा ध्यान देना होगा कि जब वो उन्हें मोबाइल मुहैया कराते हैं या इस तरह के गेम्स वो खेलते हुए बच्चे नज़र आते हैं तो उनको किस तरह से समझाना है। इस सारी बातों को हमने जिक्र किया ताकि आप तक सही संदेश पहुंच सकें, आप भी समझ सकें कि ये मामला धीरे धीरे करके आपके बच्चों को कितना नुकसान पहुंचा सकता है, आपके परिवार को नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए इस पर गंभीर होना ज़रूरी है और ये एक चिंता का विषय है। मुद्दा में फ़िलहाल इतना ही। जुड़े रहिए हमारे साथ।